हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, कल आरबीआई की पॉलिसी आई और आरबीआई गवर्नर ने बहुत सारी बातें की, लेकिन हर ट्रेडर और इन्वेस्टर दो चीज़ें जानना चाहता है। पहला ये कि इतने हाई इन्फ्लेशन के बाद भी सीआरआर में कटौती क्यों गई, वो भी इतनी बड़ी कटौती क्यों की गई, और दूसरा ये जो चेंजेस किए गए हैं इसका बैंकिंग, फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सीधी बात, नो बकवास। साथ ही हम बैंक निफ्टी के चार्ट की भी एक क्विक एनालिसिस भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको क्विकली बताता हूं कि आरबीआई गवर्नर ने खास बातें क्या कही। तो पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने रेपो रेट 6.5 पे अनचेंज रखा है। पिछले 11 क्वार्टर से वो इसी रेट को मेंटेन कर रहे हैं, कोई बढ़त नहीं, कोई गिरावट नहीं। तो रेपो रेट जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है, जिस रेट पर बैंक्स आरबीआई से कर्जा लेता है, तो जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक को महंगा पैसा मिलता है, और जब रेपो रेट गिरता है तो बैंक को सस्ता पैसा मिलता है, तो उसके मार्जिन बढ़ते हैं। तो बैंक हमेशा चाहता है कि रेपो रेट गिरे, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। मार्केट इस गिरावट की एक्सपेक्टेशन लगाए हुए थे। इसी एक्सपेक्टेशंस में लगातार बैंक और एनबीएफसीज के स्टॉक्स बढ़ रहे थे। पिछले 3-4 दिनों से उसमें अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली थी, और जो ये अनचेंज रहा इसने थोड़ा डिसअपॉइंट किया बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को। और इसी वजह से अगर आप देखें तो फ्राइडे के दिन पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद थोड़े बैंक के स्टॉक्स प्रेशर में रहे, और इसी वजह से भी पिछले कई दिनों से रियल्टी के स्टॉक्स भी चढ़ रहे थे और वो भी थोड़े प्रेशर में रहे फ्राइडे में। दूसरा जो बदलाव उन्होंने किया कि सीआरआर रेट्स में भारी कटौती कर दी। यूजुअली जब साइकिल चेंज होता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ते 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 गिरना शुरू होते हैं, या गिरते 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 बढ़ना शुरू होते हैं, तो पहला जो चेंज होता है वो बहुत टोकनिज्म का होता है। एक मार्केट को मैसेज देने की कोशिश होती है, 0.25% का होता है। चाहे फेड हो चाहे आरबीआई हो, यूजुअली वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन इन्होंने छलांग लगा दी, सीधा 4.5% से 4% पे सीआरआर को ला दिया। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर अगर आप देखिए तो ये जो बैंक्स होते हैं, तो कितना पैसा बैंक्स आरबीआई के पास रखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये है डिपॉजिट के, तो मुझे कितना, उसमें से कितना परसेंट आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो क्या है कि उस पैसे का मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा लोन देने के लिए। तो सीआरआर रेट कट हो गया, मतलब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा अवेलेबल रहेगा, उसे आरबीआई के पास कम पैसे रखने पड़ेंगे, वो ज़्यादा लोन दे पाएगा। तो ये जो है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मैं आगे थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने ये कहा कि जीडीपी पहले जो अनुमान लगा रहे थे 7.2%, वो अब 6.6% होगा। अब इसकी जो है एक्सपेक्टेशन तो थी दोस्तों, मैं लगातार आपसे शेयर कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, और आरबीआई गवर्नर को भी आज पता चल गया। अब निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि भाई ये तो इलेक्शंस की वजह से हुआ है। आपको क्या ये बात गले पड़ती है कि इलेक्शंस की वजह से जीडीपी गिर गई है? आपको क्या लगता है बताइए, मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, ओवरऑल मार्केट में डिमांड कम है, जॉब्स कम है, लोगों की सैलरीज बढ़ नहीं रही हैं, और इसी वजह से वो कंजम्पशन भी कम हो रहा है। तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इलेक्शन का होगा तो होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए तो सिचुएशन इज़ नॉट गुड ऑन द ग्राउंड। लोगों की नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोगों के ऊपर महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो महंगाई तो आपके 10-15% पैसे एक्स्ट्रा खा जा रही है। जो प्याज आप 40 रुपये में खरीदते थे वो आप 80 रुपये में खरीद रहे हैं, और ये तो प्याज की बात है, कोई भी सामान लीजिए। तो लोगों की जब स्पेंडिंग पावर कम हो गई, क्योंकि वो सेम चीज़ के लिए उसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, साथ ही आपकी नौकरियों के एवेन्यूज़ कम हो गए हैं, तो ओवरऑल ये प्रेशर में है। तो अब ये सीआरआर कट का क्या इम्पैक्ट होगा, आइए इसको समझते हैं। तो ये करीब करीब 1.16 लाख करोड़ रुपीस एडिशनल बैंकों के हाथ में आ जाएंगे, और बैंक उन पैसे को लोन देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, आज अगर आप देखिए, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, आपकी पेइंग कैपेसिटी है, तो बैंक आज भी आपको लोन देने से मना नहीं करेगा। आप मार्केट में घूम के देख लीजिए, मुझे हर दिन मैसेज आता है बैंक का कि भाई आप लोन लीजिए, आपकी इतनी एलिजिबिलिटी है, ज़बरदस्ती आता है। मेरे को बैंक के लोग कॉल करके बोलते हैं सर आप क्यों नहीं ले रहे हैं लोन। तो मुझे तो नहीं लगता कि लोन की कोई प्रॉब्लम है। मैंने कितने लोगों को अभी रिसेंटली देखा है, उन्होंने होम लोन्स लिए हैं, कार लोन्स ले रहे हैं। तो
क्या लोन बैंक देना कम कर दे रहे हैं? तो ये जो एक्स्ट्रा 1.16 लाख करोड़ रुपीस आएगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि बैंक अनाप शनाप लोन देना शुरू कर देंगे और उनकी रेवेन्यू बढ़ जाएगी। हाँ, मार्जिनल शायद वो कॉरपोरेट लोन्स कुछ ज़्यादा जो है 2-4 ज़्यादा दे दें। तो मैं इसका एग्जैक्ट क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, यानी कि जो पैसा बैंक इंटरेस्ट देता है और जो इंटरेस्ट कमाता है, इसका जो डिफरेंस होता है, बेसिकली ग्रॉस मार्जिन ऑफ बैंक, उसको NIM कहते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। उसमें 3 to 4 बेसिस पॉइंट का ही गेन होगा, वेरी मार्जिनल, मतलब 0.03 to 0.04% का ही इजाफा होगा। तो बैंक को इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, जिनका लोन टू डिपॉजिट रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, वो थोड़ा सा मार्जिनली वो भी कम हो जाएगा। तो NIM और LDR में मार्जिनल इम्प्रूवमेंट होगा इसकी वजह से। तो ये कोई ऐसा बदलाव नहीं है जिसकी वजह से बैंक्स हाईली बुलिश जो है सिचुएशन में आ जाएंगे। फंडामेंटली स्पीकिंग, अब मार्केट ऑपरेटर FII क्या करते हैं उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का हो गया। लेकिन प्योरली फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कोई यहाँ पर खास फायदा बैंकों को होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई आज भी रिटेल वाला जाता है बैंक में तो उसे लोन मिल जाती है अगर उसकी एलिजिबिलिटी हो, इससे बैंकों को भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो ये किया क्यों गया है, आपको क्या लगता है? मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप मुझे आंसर करिए इसका क्या आंसर है। तो प्रश्न ये है कि कहीं ये इसलिए तो नहीं किया गया क्योंकि एक कंपनी को बाहर से लोन मिलना बंद हो जा रहा है, तो उसको तो लोन नहीं मिलेगा, तो उसका एक्सपेंशन कैसे होगा? तो भैया हम ये रास्ता अपनाते हैं और इसके थ्रू उसको हम थोड़ा ज़्यादा लोन देकर उसका कवर कर देंगे। क्या ये सही है, गलत है? देखो मुझे नहीं पता भाई, मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं ये बताइए। वंस अगेन इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, इट्स नॉट, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीबडी, सिंपल क्वेश्चन, आप इसका आंसर दीजिए। अब आइए बात करते हैं कि उन्होंने माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के बारे में क्या कहा। दोस्तों ये भी लगातार मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में स्ट्रेस है और 25 लाख लोग ऐसे हैं, जो जून तक का डेटा है ये, जो 5 से ज़्यादा लोन ले रखे हैं। और RBI ने अपनी कुछ महीने पहले रिपोर्ट दी थी और कहा था कि इस सेक्टर में स्ट्रेस है। तो ये जो है थोड़ी चिंता की बात है। आज उन्हीं चीज़ को उन्होंने दोहराया कि इस सेक्टर में स्ट्रेस है, हालांकि उन्होंने ये कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, सिचुएशन इज़ नॉट अलार्मिंग। तो भाई जब आपके मकान में दरार दिखने लगती है तब अलार्मिंग होता है कि जब बिल्डिंग गिर जाती है तब अलार्मिंग होता है? तो दरार जो है उसको तो फिक्स करना पड़ेगा ना। तो इसी पे उन्होंने कहा है NBFCs और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज दे नीड टू स्ट्रेंथन अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स। भैया लोन सोच समझ के दीजिए, उनका कहने का मतलब है, एंड स्टेप अप कलेक्शन, मतलब अगर कोई पैसे नहीं दे रहा है तो रिकवरी एजेंट भेजिए, कॉलर पकड़िए, गाली गलौज करिए, पैसे निकालिए। पैसे देते हो वक्त तो एकदम भाई कितने पैसे चाहिए ले लो यार, कोई टेंशन नहीं है, बैंक खड़ा है यार। और जब नहीं दे पाएगा तो घर में जाके रिकवरी एजेंट भेज दो। बैंकिंग सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो ये एक चिंता की बात है और इसी वजह से दोस्तों मैं बैंक और फाइनेंस सेक्टर से थोड़ा दूर रहना पसंद करता हूँ। स्पेशली जो है अगर आप बड़े बैंक्स में अगर लगाना ही है तो स्टिक टू बिगर बैंक्स। ये जो छोटे NBFCs हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं, इनमें क्या चल रहा है इसका अंदाज़ा नहीं लग पाता है, तो इससे हमें थोड़ा दूर रहना है। तो अब इसको मैं अगर समराइज़ करूं तो क्या इम्पैक्ट है बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में, NBFCs में? तो ओवरऑल बहुत माइनर इम्प्रूवमेंट है। जैसा कि मैंने कहा NIM में 0.03%, 0.04% के आसपास, LDR भी माइनर इम्प्रूवमेंट होगा। तो इससे बहुत कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है, चाहे बैंक्स हो, चाहे माइक्रो फाइनेंस हो, चाहे NBFCs हो। और NBFCs और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में खास करके स्ट्रेस है, तो इन दोनों सेक्टर से हमें थोड़ा सावधान रहना है। अब आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी
क्या है, देखिए बैंक निफ्टी में तेज़ी तो बनी हुई हम देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से मार्केट भी ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी में खास करके तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अगर आप चार्ट को देखिए तो ये एक खास पैटर्न बना रहा है। हेड एंड शोल्डर अभी बना नहीं है, अगर गौर से देखिए आप, ये बनाने की कोशिश कर रहा है। ये पैटर्न नेगेट कब होगा? ये पैटर्न नेगेट तब तक नहीं होगा जब तक हम 54066 के ऊपर नहीं क्लोज हो जाते, तब तक ये पैटर्न बनने का रिस्क है। तो अगर ये रिबाउंड होता है, अब ये शोल्डर बना रहा है, पहला शोल्डर बन गया, फिर हेड बना, अब शोल्डर बना रहा है, अब ये अगर शोल्डर बना के नीचे आता है तो ये बैंक निफ्टी को नीचे भी काफ़ी ले जा सकता है। तो अगले कुछ दिन इस पैटर्न पर वॉच करिए। अगर हम डेंजर से तभी मानेंगे कि हम निकल चुके हैं जब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल को पार करके ऊपर चला जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है ऑल टाइम हाई लेवल से, अगर ये पार करके उसके ऊपर चला जाता है तो हम कहेंगे ये शोल्डर नेगेट हो गया है, अब ये पैटर्न का खतरा नहीं है। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर बैंक निफ्टी बना हुआ है। अब फ्राइडे के दिन पॉलिसी आई, फ्राइडे के दिन एफआईआई सेलर भी बने, अब मंडे से देखते हैं कि क्या रिएक्शन मार्केट का होता है। अगले हफ्ते ही पता चलेगा कि आरबीआई की पॉलिसी को मार्केट इग्नोर करता है या उसे नेगेटिवली लेता है या पॉजिटिवली लेता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।